नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज भाजपा कार्यालय के अंदर बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे थे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया राम रहीम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो है वो भी इस सवाल से भागते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए सभी प्रचारकों की, तो कहीं ना कहीं बखूबी जो है ओम प्रकाश धनखड़ ने हर एक सवाल का जवाब दिया। सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आप सबका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना हाथ फैलाकर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो ऐसे बिग काफ़ी जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस नाते से इतनी आईडी यहां पर हैं। सबसे पहले तो मीडिया का उस नाते से अभिनंदन व्याप बढ़ा है। चुनाव का कारण और चुनाव की दोनों चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, चुनाव की अभी की जो आप सब लोग कवर कर रहे हैं सब मुद्दे, और उसमें से कांग्रेस पार्टी का दो स्तर पर, एक अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी समय समय कमज़ोर होती जा रही है और उसमें बहुत सारे बिखराव हमने खुद पिछले दिनों में देखे हैं। कांग्रेस पार्टी का सिकुड़ना एक विषय, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर सिकुड़ रही है, उनके नाते उनके प्रयोग भी चल रहे हैं। उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है उन प्रयोगों के नाते, लेकिन खड़गे जी परिवार की खड़ाओं से बाहर अपने आप को साबित करें, यही सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए होगी कि वो हैं। दूसरा, हरियाणा में भी काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी में ऐसी ही एक वर्चस्व जैसी लड़ाई हम सब ने देखी है और कांग्रेस पार्टी ने अपने दो दलित अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया। एक दलित अध्यक्ष के साथ तो मारपीट तक हुई, उनको दूसरी पार्टी में जाने पर मजबूर हुए, और दूसरी दलित अध्यक्ष अपनी टीम ही नहीं बनाने दी उनको, और वो ऐसे ही उतर गए। जहां एक समय हम कांग्रेस पार्टी की इस बात के लिए प्रशंसा किया करते थे कि कई बड़े दिग्गज नेताओं को संभाल कर चलने का सामर्थ्य हरियाणा कांग्रेस पार्टी रखती है, वही इस बार राज्यसभा के चुनाव में यहाँ के एक व्यक्ति को जयपुर भेजना पड़ा, जबकि यहाँ भी एक राज्यसभा की सीट थी। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की संभालने की क्षमता है, या किसी एक व्यक्ति के आसपास कांग्रेस पार्टी का जो संकेंद्रण हो रहा था, उसी में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया कि अब कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं रही है और दूर दूर तक संभावना भी नहीं रही हैं, और उसी के कारण से कुलदीप जी ने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ। बहुत मैं कहूँगा कि वो इस तरीके से आए कि इस्तीफ़ा देकर आए, और इसलिए ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को जब मैं देख रहा हूँ तो दो मुद्दे महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। एक मुद्दा विकास का है और उसकी खूब चर्चा भी हो रही है। जहाँ कुछ काम नेचुरली हो रहे हैं, लेकिन जिस विकास की को गति और मिलनी चाहिए, ऐसे आदमपुर के लोगों की आकांक्षा है। अगर पुराने आंकड़ों की बात करें तो एक आंकड़ा आपके सामने रोजाना आ रहा है 500 करोड़ से अधिक का, कि यहाँ विकास के काम पिछले 8 वर्षों में लगभग 125 करोड़ का बीमा, फसल बीमा के पैसे यहाँ किसानों को मिले हैं। 300 करोड़ की नहरों की रीमॉडलिंग का खर्चा यहाँ हुआ है। तेल तक पानी पहुँचाने की बात हुई है। 58 करोड़ का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा होता है, जो 15,000 रुपये हो गया, जब हमने 12 किया था, उसके पैसे जो है वो पाइपलाइन में हैं, यहाँ पहुँचने हैं। सब मंजूरियाँ हो गई हैं, चुनाव के बाद लोगों को मिलेंगे। बाल समिति के कॉलेज का मुद्दा है, और उसके बाद भी जब लंबे समय तक कोई विपक्ष में कोई हल्का रहता है तो एक आकांक्षा स्वाभाविक रूप से होती है कि हम जब कोई संभावनाएं बाकी नहीं हो रही। किसी ने मुझे पूछा था एक सवाल कि आपका कैंडिडेट पहले कांग्रेस पार्टी में था
मैंने कहा कोई जहाज जब टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है तो जो गाड़ी जा रही है उसमें बैठेंगे। जब विकास के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने इलाके का, कांग्रेस की कोई संभावनाएं नहीं बन रही हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे साथी हमारे उस नाते से, क्योंकि राजनीति विकास के लिए होती है, राजनीति प्रगति के लिए होती है, राजनीति अपने इलाके को आगे ले जाने के लिए होती है, और उस नाते से वो इसलिए तो कांग्रेस पार्टी की गाड़ी टेक ऑफ ही नहीं हो रही है, उनका जहाँ टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये जो बदलाव है ये लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बदलाव है कि विकास हो, क्योंकि राजनीति शब्द का ही अर्थ है लोगों का भला, विकास, वो नीति जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। दूसरा एक मुद्दा और भी है, वो है आदमपुर का एक अपनी पहचान बनी है बहुत वर्षों से, भजन लाल जी के साथ बनी है, क्योंकि हर इलाके में कोई ना कोई एक प्रमुख नेता किसी न किसी समय में होते हैं, होते रहे हमारे प्रदेश में, और वो मैं कहता हूँ कि एक तरह से उनका ऐसा इलाके के साथ इस प्रकार का जुड़ाव होता है कि इलाका की पहचान और इलाका अपनी पहचान उन नेताओं के साथ देखता है। बहुत वर्षों तक भिवानी में बंसीलाल जी की स्थिति नहीं थी, उस तरह से देखते थे। एक समय में चौटाला जी की ये स्थिति सिरसा जिले को लेकर थी, अब बदल रही है स्थितियाँ। आदमपुर की स्थिति भी यही कि भजन लाल जी के साथ एक पहचान पूरे हरियाणा में कई दशकों से, जब से मैं तो विद्यार्थी था, विद्यार्थी परिषद में, तब से देख रहा हूँ, तो वो पहचान भी एक अपने आप में भजन लाल के जी के साथ आज भी इस इलाके के लोग अपने आप को जो है वो जोड़ते हैं, उनके साथ अपनी पहचान जो है वो जोड़ के रखते हैं। तो जहाँ विकास है हरियाणा सरकार के कामों का, मोदी जी की नीतियों का, और उसके साथ साथ जो एक पहचान है इस इलाके की वर्षों से जो खड़ी हुई है, जिस पर लोग अभी भी गर्व और गौरव करते हैं, ये इन मुद्दों के साथ विकास प्लस पहचान जो है वो गौरव जो इलाका अपना मानता है, इस बात से जुड़ते हुए ये दो मुद्दों के साथ पूरा का पूरा चुनाव हो रहा है। और यही कहीं ना कहीं आपकी सारी की सारी जो मैं बहस देख रहा हूँ, बहुत सारे साथियों को मैं फॉलो करता हूँ, आजकल सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज़ है कि पता चल जाता है किसने क्या डाला है। बहुत अच्छे इंटरव्यूज आप ले रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, एक एक जगह पहुंच रहे हो, उससे हमको भी पता चलता है। मैं आपका भी इस परिश्रम के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, चुनाव की बहस जितनी बड़े व्याप पर होती है उतना ही मंथन अच्छा निकल कर आता है। इतना बड़ा व्याप शायद पिछले चुनाव में नहीं रहा जितना बड़ा व्याप मैं इस बार देख रहा हूँ, क्योंकि प्रेस मैंने एड्रेस इलाहाबाद के चुनाव को लेकर भी की थी, प्रेस मैंने एड्रेस जो है बड़ौदा के चुनाव को लेकर भी की थी, लेकिन इस बार मैं व्याप और बड़ा देख रहा हूँ। और आम जन तक आपकी पूछने की जो गति है और जिस प्रकार से इश्यूज़ को लेकर जा रहे हो, आपकी सबकी टीम का भी अभिनंदन है। एक बात स्पष्ट रूप से है जो बहुत आपके इसमें भी आती है, और हमारे पास भी जो जानकारी है, जो आजकल ज़माने के हिसाब से डिफरेंट टूल्स हैं, उन टूल्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार मतों से इस चुनाव को जीत रही है। जहाँ तक मैं जयप्रकाश जी का देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे रणदीप जी के साथ जो हुआ था कि वो बेचारे अपने कैथल में तैयारी कर रहे थे, कैथल में लगे हुए थे, और उनको उस समय जींद ले आए। ऐसी स्थिति इनकी भी है कि ये कलायत में लगे हुए थे। इससे पिछले वाला चुनाव जो था 14 वाला जीत कर आए थे, उस समय हाउस में थे। 19 में कमलेश जी वहाँ आई तो फिर भी ये वही अपना परिश्रम कर रहे थे, लेकिन इनको अचानक जो है यहाँ के लिए कह दिया गया है, और उसमें से बहुत सारे सवाल इनके आने पर यहाँ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि नेता जब काम करता है तो कहीं ना कहीं अपनी एक, जैसे मैंने कहा कि एक पहचान, उसको अध्यात्म में सायुज भक्ति कहते हैं, कि कहीं ना कहीं उसका इतना जुड़ाव अभिव्यक्त होता है कि इस इलाके के साथ मेरा जुड़ाव है, इस इलाके के साथ मेरा अपनापन है, उस हिसाब से लोग आते हैं। तो उन पर भी उस प्रकार के सवाल इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं उस नाते से। जहाँ तक मैं देखता हूँ आप पार्टी को एक बड़ा सवाल इन्हीं दिनों में, और बड़ा सवाल उनके लिए खड़ा हो गया, जो मुद्दा है SYL के नहर के निर्माण का।
बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, भगवत मान जी की बात हुई और भगवत मान जी ने मना किया नहर बनाने से। हम बहुत लंबे समय से इस जो है लड़ाई को लड़ रहे हैं और उसमें ये लड़ाई इस लेवल पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार बैठना चाहिए दोनों मुख्यमंत्रियों को। इस विषय को आप लोगों को, आप बहुत योग्य मीडिया के व्यक्ति हो, इसको समझना चाहिए। इसका एक पक्ष जो सबसे ज़्यादा अब महत्वपूर्ण है वो है नहर का निर्माण। एक पक्ष है नहर में पानी कितना आए। पानी कितना आए तो पानी का पुराना बंटवारा 19 लाख एकड़ फीट का है जो इस नहर से आना बकाया है, जो इस नहर के माध्यम से आने की बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय ने भी, दोनों सरकारों ने ये माना है कि उससे पहले नहर निर्माण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारा जो पानी है वो पानी का 60 लाख एकड़ फीट पानी वो हमारा भाखड़ा मेन ब्रांच से आता है और भाखड़ा मेन ब्रांच 60 साल पुरानी नहर है और अपने राज्य में 2000 क्यूसेस पानी पीने के लिए पर दिन इस्तेमाल होता है, पर डे। और 1000 क्यूसेस 50 क्यूसेस पानी दिल्ली पीने के लिए पर डे लेती है। और ये पानी उस 60 साल पुरानी नहर से आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और सबकी प्राथमिकता अब ये है कि एक अल्टरनेट चैनल रहना चाहिए। बहुत पुरानी नहर है, दिल्ली का पानी भी उसी में से आता है 450 क्यूसेस, बाकी हम यहाँ से यमुना से लेते हैं, हम लेके आते हैं भाखड़ा मेन ब्रांच से और आगे नरवाना नहर से और उसके बाद CLC से उसको दिल्ली को देते हैं। तो दिल्ली को भी पानी जो चाहिए या हमको भी जो पीने का पानी चाहिए, किसी दिन मान लो कोई कठिनाई हो गई तो उस दिन पीने के पानी का इंतजाम के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था चाहिए। सिंचाई, पीने का पानी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा। तो एक वैकल्पिक नहर के निर्माण से मना करना, और इतनी बड़ी आबादी जहाँ प्रदेश की है, जहाँ दिल्ली की है, उसकी चिंता किए बगैर मना करना, तो मेरे मन में नहीं, हर हरियाणा वासी के मन में सवाल है, दिल्ली वासी के मन में भी सवाल है कि दिल्ली के भी हैं या नहीं हैं, हरियाणा के हैं या नहीं हैं। हरियाणा का होने का क्लेम करते हैं, दिल्ली का होने का क्लेम करते हैं, लेकिन पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जब बात आती है तो ऐसे डिनायल करते हैं, इस प्रकार से सरेआम मना करते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी के हृदय में भी इनके प्रति कोई किसी भी प्रकार का प्रेम या लगाव अब किसी हरियाणा वासी के मन में है। दिल्ली वाले भी इस विषय पर जरूर उनके मन में ये बात आ रही होगी कि एक अल्टरनेट चैनल जो संशय नहीं हो सकता है, हर चीज़ के रहते हैं अल्टरनेट चैनल। हम भी ये व्यवस्थाएं करते हैं कि कोई दिक्कत हो जाए तो इन्वर्टर लगाते हैं, कुछ दूसरे सिस्टम बनाते हैं, अल्टरनेट व्यवस्थाएं हर जगह रहती हैं। तो इस पीने के पानी की अल्टरनेट व्यवस्था ये समसामयिक आवश्यकता है, तो इसकी ज़रूरत है। जहाँ तक अभय सिंह चौटाला जी का उम्मीदवार भी लड़ रहा है और जहाँ तक आप सबके सर्वे और बाकी सब मैं देख रहा हूँ, तो वो कहाँ तक पहुँचेंगे इसके बारे में उनके मन में भी सवाल होंगे, सब लोगों के मन में भी सवाल हैं। तो इस नाते से ये चुनाव है, चुनाव हरियाणा के लोग इसको बहुत त्यौहार की तरह से लेते हैं जी। जितना चाव हमारे यहाँ चुनाव में चढ़ता है, जैसे किसी त्यौहार पे चाव चढ़ता हो, तो पूरा जो है ये एक उत्सव की तरह से है। लोकतंत्र का उत्सव बहुत शानदार तरीके से हो और आप सब भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पुनः आपका मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। दिवाली के त्यौहार की पुनः आपको बधाई देता हूँ। इतनी बात मुझे कहनी थी, बाकी आपने कोई सवाल है तो जवाब दें। जी सर, इधर ये सब कानूनन प्रक्रियाएं हैं और सिस्टम की प्रक्रियाएं हैं। इसमें दल या दल की राजनीति का कोई संबंध नहीं होता। उनको अपने हिसाब से पैरोल मिलती है और उनको उस हिसाब से पैरोल मिली है। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, एक मिनट सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। संवैधानिक पोस्ट पे हैं डिप्टी स्पीकर साहब, वो नतमस्तक हो गए, वहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक रेपिस्ट हैं, वो सजा आफ्ता हैं, उनके आगे वो क्या मैसेज देना चाहती है भाजपा? नहीं, मैं देता हूँ। देखिए, आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। पहले भी बहुत ऐसे व्यक्तिगत आस्थाएं अनेक महापुरुषों के प्रति लोगों की रही हैं।
किसकी किस पर आस्था है, उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो उसका अपना एक जीवन है। लेकिन आस्थाएं व्यक्तिगत होती हैं और आज भी अनेक ऐसे लोगों की आस्थाएं, बहुत बड़ी संख्या में हज़ारों लोगों की आस्थाएं उनके प्रति हैं और वो रहेंगी। केवल मेरे आपके किसी के कहने से आस्था का चक्र कभी जो है वो पूर्ण नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। और भाजपा में सभी प्रकार की आस्था रखने वाले लोग हैं, जो भगवान शिव में भी रखते हैं, राम में भी रखते हैं, और जो है बहुत सारे देवताओं में भी रखते हैं और बहुत सारे संतों में भी रखते हैं। तो इसलिए आस्था एक व्यक्तिगत विषय है और इस विषय पर मुझे लगता नहीं कि कोई सवाल उस प्रकार का बनता है। आप किसी की आस्था को जो है वो निर्धारित नहीं कर सकते। आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। चौटाला जी ने यह आरोप लगाया भाजपा पे भी और कांग्रेस पे भी कि जब हमारी सरकार गई थी तो खजाने में 2000 करोड़ सरप्लस का अमाउंट था और पहले हुड्डा ने और फिर खट्टर सरकार ने प्रदेश को और हर पैदा होने वाले बच्चे को कर्ज में डाल दिया। इस पर क्या कहते हैं? धनखड़ जी, मैं उससे जो सवाल था उसी से जुड़ा हुआ है, साथ का बाद में ले लें। दो मुद्दे हैं, एक हत्यारा है, मैं नहीं कह रहा, भारत संविधान कहता है राम रहीम को, और दूसरा दुष्कर्मी, ये भी संविधान ने कहा है। हत्यारा भी हमारे लिए दुख और दर्द की बात है, पत्रकार का है। इसके सामने नतमस्तक होना वो भी एक व्यक्तिगत आस्था है। देखिए, कहीं ना कहीं तो देश का एक मिनट समझ गया, देश का कानून सबके लिए काम करता है। हमारे यहाँ जो जिस प्रकार की कोई गलती करता है उसकी सज़ा उसको मिलती है और उनको मिल रही है, उसके कारण से वो जेल में है और उसके कारण से जो उनकी एक बल्कि दीर्घावधि एक तरह से जेल हुई है, तो उनको जो आप कह रहे हो उनकी सज़ा उनको मिल रही है। तो उस नाते से उस विषय को इस प्रकार से उसकी प्रस्तुति जो आप कह रहे हो उसके कारण तो ही वो जेल में है। तो इस नाते से ये एक अलग विषय है भाई, किस व्यक्ति की आस्था किस व्यक्ति में है, किस कारण से है, वो उनका अपने व्यक्तिगत मसले हैं। ये सार्वजनिक मसले नहीं हो सकते और ये सरकारों के मसले भी नहीं हैं, क्योंकि सरकारें जो है वो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष होकर काम करती हैं। सरकारें आस्थाएं तय नहीं करती हैं किसी की। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, सरकार आस्थाएं तय नहीं करती हैं, आस्था अपनी अपनी होती है। आस्था, ये तो भारत ऐसा राज्य है जिसमें कहीं भी आस्था रखने के लोगों के अपने अधिकार है, उनका निजी मामला है। कल यहीं पर बैठकर रामविलास शर्मा जी ने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो एक ऐसे पादरी से मिले जिनके ऊपर न जाने कितने ही धर्मांतरण के और अन्य मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठाना और इनके ऊपर सवाल उठाना वो सही और ये गलत कैसे? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है वो किन पादरी को मिले। रामविलास जी ने आपको बताया, तो रामविलास जी की बात को आप जारी रखिए, यह सवाल उन्हीं से पूछते, मेरी जानकारी में वो विषय नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ सरप्लस का खजाना वो छोड़ के बेचे। आपने कहा, लेकिन हरियाणा उन राज्यों में से है जिनकी इकोनॉमी मजबूत है। आज देश की दुनिया की इकोनॉमी में कर्ज की भूमिका है नहीं है। मैं भी मंत्री रहा हूँ, 2 मंत्री मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट रहती है कि कहाँ तक ले सकते हैं, हमारी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। उतनाते से हरियाणा एक मजबूत आर्थिक दृष्टि से राज्य है, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से मजबूत है। पंजाब से तो बहुत मजबूत है जहाँ आप पार्टी की सरकार है, और हमारा बजट भी 1,70,000 करोड़ का, उनका 1,55,000 करोड़ का, और उनका जो पूंजीगत व्यय है हमारा 34% है और उनका घट के कोई 10-12% पे आया हुआ है। तो हरियाणा इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ है, चिंता मत कीजिए। साहब, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं चुनाव बदलाव का चुनाव है, इसके बाद से बदल जाएगी, तस्वीर बदलेगी प्रदेश की और मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं। ऐसा है कि जिस सिलसिले से चल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, तो कांग्रेस रोज़ बदल रही है। जो बात मैं कहना नहीं चाह रहा था, उन्होंने उस तरफ मेरे को इशारा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में कांग्रेस को जोड़ कर रखिए। कांग्रेस के बिखराव के बीच कांग्रेस के ही नेतृत्व में मौजूद हैं, उनके निर्णयों में मौजूद हैं। ये जो हमने राजस्थान का सारा देखा या हरियाणा में जो हम बिखराव देखा, ये 2 दलित नेताओं के साथ जो व्यवहार होते हुए देखा, बाकी लोग जो निर्णय कर रहे हैं और आगे भी बहुत लोग निर्णय की प्रक्रिया में हैं कि कांग्रेस से कैसे हम दूर जाएं, इस प्रक्रिया में हैं लोग। इसलिए ये जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी, दीपेंद्र सिंह जी, उसका ही ये परिणाम है। कांग्रेस पार्टी या नीचे जा रही है। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की खुद की रुचि नहीं है आदमपुर का विकास कराने में, चाहे वो कांग्रेस के अंदर चल जाए चाहे वो बीजेपी के अंदर चल जाए। तो आपको लगता है आदमपुर? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी इलाके के साथ उसकी पहचान बनती है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा रुचि उस इलाके के कामों में रखता है। मैंने
बहुत पहले भी जब ये बीजेपी में नहीं आए थे, अनेकों फ़ोटो इनके मनोहर लाल जी के साथ देखे जब ये आदमपुर के कामों को लेकर जाते थे। तो इनकी पर्याप्त रुचि है जो उन सारे जो है घटनाओं से अभिव्यक्त होती है कि हर बार कोई ना कोई काम लेके पहुंचते थे, जब तो ये बीजेपी में भी नहीं। तो धनखड़ साहब, मैं आपकी इस बात का बिल्कुल स्वागत करता हूँ कि होना भी चाहिए। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से उनके आदमपुर का विकास नहीं हुआ और उनकी मजबूरी हो चुकी थी कांग्रेस को छोड़ना, जिसकी वजह से वो बीजेपी में गए, विकास नहीं हुआ। देखिए दोनों बातें हैं जो आप कह रहे हो, दिल मान जहाँ पर एक मिनट जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के एमएलए हैं, वहाँ पर विकास नहीं होगा, जहाँ पे बीजेपी के है वहाँ पर होगा। मजबूरी के कारण गए। दोनों बातें आप को मैं उत्तर देता हूँ। पहली बात यह है कि हमेशा विकास एक ऐसी चीज़ है, दिल मांगे मोर, ये हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये कभी आता नहीं है, और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। सर अभी तो एक समय था जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तो शायद आदमपुर टॉप प्रायोरिटी रहा, निश्चित रूप से बहुत सारे इलाके उस प्रकार से टॉप प्रायोरिटी रहे हैं, नाम भी रहा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री की बड़ाई करूंगा कि उन्होंने सभी विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को भी, वो भी कहते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, विकास के लिए समय समय पर धन दिया है। जो योजनाएं लेकर पहुँचे हैं उन योजनाओं को पूरा किया है। मैं ये कह सकता हूँ, सदन में भी मेरे मंत्रिमंडल के जो मंत्री मेरे बैठे हुए हैं, मैं भी जब था विधानसभा में भी कोई विपक्ष का व्यक्ति कोई भी मुद्दा उठाता था, उसकी हाँ करते थे और उसके क्षेत्र में उसको पूरा कराते थे। और मुझे लगता है बहुत हो गई है बात। हमारा कैंडिडेट है यहाँ से, भाजपा का कैंडिडेट भव्य बिश्नोई है। उसके दादा ने क्या किया, उसके पिता ने क्या किया, उसका सवाल नहीं है। भव्य बिश्नोई ने क्या किया, उसकी क्या अचीवमेंट है, कि किस उपलब्धि के लिए आप वोट मांगते हैं? देखिए, भव्य बिश्नोई एक शुरुआत कर रहे हैं, उनकी पारी की शुरुआत इस चुनाव से हो रही है। वो एक लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन अब एक अच्छे शिक्षित नौजवान हैं और विरासत भी हमेशा साथ रहती है इस देश में। जो आप कह रहे हो कि उसको छोड़ नहीं सकते, निश्चित रूप से एक उन संस्कारों के साथ भी है जो परिवार की विरासत है। निश्चित रूप से आज की तारीख में जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं दुनिया के, नरेंद्र मोदी जी, उस पार्टी का टिकट उसको है। हरियाणा सरकार के काम की अपेक्षाओं के साथ वो इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो आदमपुर की जनता बहुत थोक में उनको आशीर्वाद दे रही है और ये आप सब की रिपोर्ट से भी मैं देख रहा हूँ। सर, परिवारवाद को आप गठबंधन के सहयोगी हैं, वो गायब हैं। अभी इस चुनाव प्रचार में सभी लोग शामिल होंगे, दीपावली के बाद सब लोग शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।